सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड टू सर्व अकेडमी गाइस। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम और ये सेकंड लेक्चर होने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जहां पर हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, उसका पार्ट्स क्या क्या है। एक अगर छोटा सा क्विक रिकैप दूं आपको, तो हमने बात किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है। एंड व्हाट वर द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं बोलूं तो दे वर ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। ये तीन चीजों से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बना हुआ था, जिसमें से आउट ऑफ विच हमने ब्लड के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन लेक्चर नंबर 1 में करा है। अब हमारे यहाँ लेक्चर नंबर 2 का जो टारगेट है दैट इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लड वेसल्स एंड द इंजन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं हार्ट। और उसके बाद लास्टली पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को सम ऑफ करके एक साथ देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डबल सर्कुलेशन एंड हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आओ बिना कोई देर किए शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्लड वेसल्स। तो जैसा आपको पता है ब्लड वेसल्स आर नथिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स बट सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है भाई, जो कि ब्लड को कैरी करता है इनसाइड आवर बॉडी। अब इन ब्लड वेसल्स की भी बात करें तो दे आर ऑफ 3 कैटेगरीज। आओ इन तीनों कैटेगरीज को समझते हैं। सो आवर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ब्लड वेसल्स इज वेन्स है भाई। पहला हमारे पास वेन्स है, दूसरा आर्टरीज है एंड थर्ड कैपिलरीज है। अब तीनों में जरा डिफरेंशिएशन कर लें कि वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, वेन्स वो है जो ब्लड को ब्रिंग्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि टुवर्ड्स द हार्ट। बोले तो वेन्स वो रास्ता है जिससे ब्लड जो है वो ट्रैवल करके कहाँ आएगा, हार्ट के पास आएगा। और उसी का जस्ट उल्टा आर्टरीज क्या है भाई, जो ब्लड को दूर लेकर जाता है हार्ट से, यानी टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, चलो हार्ट के लिए हमने यहां सिंबल बना दिया भाई। तो आर्टरीज ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाएगा, वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट लेकर जाएगा। अब ये कैपिलरीज क्या करेगा भाई, तो कैपिलरीज जो है ये मेनली होता है जंक्शन जंक्शन बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, यानी वेन्स और आर्टरीज को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो कैपिलरीज है। अब देखो, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज का एक एक पॉइंट ही हमने यहां समझा है, जो एक एक पॉइंट क्या है, बेसिक जो है वो डिफाइनिंग फीचर है ऑफ वेन, आर्टरी, कैपिलरीज। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे सेकेंडरी फीचर्स होते हैं वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के। आओ उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट अस जस्ट लुक इनटू दिस फिगर, ताकि ये बात जो मैंने यहां आपको बताई ये आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, ये रेड वाला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये आर्टरी है, और ये कर क्या रहा है बच्चों, ये आर्टरी देखो हार्ट से ब्लड आर्टरी में आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग जगह। तो मैं कह सकता हूं ये अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जा रहा है ब्लड को। जबकि कंपैरेटिवली आप देखो तो ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर है वेन, जहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है वो किधर जा रहा है बच्चों, टुवर्ड्स द हार्ट। अब अवे फ्रॉम हार्ट जाते जाते ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द हार्ट कैसे जाने लग गया, तो इसके बीच का रीजन जो है वो क्या है, ये कैपिलरीज। तो आप देखोगे कि चाहे आर्टरी हो या वेन्स हो, ठीक है, आर्टरीज जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू न्यूमरस टाइनी टाइनी पाथवेज या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। बाद में यही कैपिलरीज रीजॉइन होता है इनटू अगेन अ बिगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम वेन कहते हैं। और इस नजरिए से देखें तो इस कैपिलरी को मैं कह सकता हूं कि दीज आर द कनेक्टिंग जंक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। ये बात समझ आ रही है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वेन और आर्टरी का डिफाइनिंग फीचर भी हमें समझ में आ गया। और इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे कुछ एडिशनल फीचर्स की ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज एज वेल एज कैपिलरीज। ठीक है, देखो भाई ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको वहीं पे समझा दिया। ठीक, अब जरा आगे की बात करें तो शुरू करेंगे हम लोग किससे, आर्टरीज से। अब देखो,
बात समझना, आर्टरीज वो पाथवे है जिससे कि ब्लड हार्ट से दूर जाएगा, यानी हार्ट से अभी निकल रहा है और उसको भी पूरे बॉडी में जाना है, हार्ट से दूर जा रहा है, यानी कि यूजुअली उसका काम है कि अभी हार्ट उसको पंप करके निकाल रहा है। तो जब पंप करके ब्लड निकलता है तो उस ब्लड में बच्चों यूजुअली क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और उस ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए आप देखोगे आर्टरीज क्या होता है, थिक होता है, मस्क्यूलर होता है और इलास्टिक वॉल्स होता है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर दौड़ने वाले ब्लड में क्या ज्यादा होता है बच्चों, प्रेशर ज्यादा होता है, और उस ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज का ये स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये बात समझ आ रही, पहला पॉइंट तो क्लियर है भाई। अच्छा, दूसरे तरफ यही आर्टरीज में जो ल्यूमेन होता है, वो ल्यूमेन कैसा होता है, नैरो ल्यूमेन होता है। नाउ व्हाट डज नैरो ल्यूमेन मींस, पहली बात ल्यूमेन क्या है तो समझो, ल्यूमेन को आप कह सकते हो जो स्पेस है इनसाइड द आर्टरी। अगर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो आर्टरी है, तो इसके अंदर देखो ये जो पूरा खाली स्पेस दिख रहा है, ये पूरा ट्यूब का अंदर हॉलो पार्ट, इसे ही हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, यही पार्ट हमारा क्या हो गया भाई, ल्यूमेन हो गया। और अगर आप देखोगे तो आर्टरीज में क्या होता है, ये जो ल्यूमेन होता है वो बहुत नैरो होता है, यानी इनर डायमीटर बहुत कम होता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही। अच्छा, ये क्यों होता है, ताकि एक तो ब्लड हाई प्रेशर से निकला ही है और वो हाई प्रेशर में ही रहे, प्रेशर मेंटेन रखने के लिए इसका इनर डायमीटर कम होता है। समझो, एक पतले ट्यूब से कोई चीज गुजरता है तो हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और जब वही चीज किसी मोटे से ट्यूब से गुजरेगा तो प्रेशर क्या होगा, वहां पे कम होगा। तो एक तो हार्ट से निकला ही हाई प्रेशर में था और वो प्रेशर हाई ही मेंटेन रहे, इसी वजह से आर्टरीज का ल्यूमेन कैसा होता है, नैरो होता है। ये बात समझ आ रही। इसके अलावा आर्टरीज में ना कोई वैल्व्स नहीं दिखता है। अच्छा, आर्टरीज में कोई वैल्व नहीं दिखता है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि वैल्व्स होता क्या है। ठीक है, वैल्व्स जो है बच्चों वो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि वन वे मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक, एक साइड से मूवमेंट अलाउ करेगा और उसके अपोजिट में मूवमेंट नहीं अलाउ करेगा, वैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग वैल्व कहते हैं। यूजुअली वी शेप का होता है, जिसके कारण एक तरफ से प्रेशर होने पर दूसरे तरफ मूवमेंट हो जाता है, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रेशर अप्लाई हो जाए किसी तरीके से तो वो वेल्व्स बंद हो जाता है और पीछे की तरफ ब्लड को नहीं आने देता है। अब समझो, ऑलरेडी हमारे आर्टरी में तो प्रेशर हाई है और वो प्रेशर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो देर आर वेरी नियर चांसेस कि ब्लड बैकफ्लो होता ही नहीं है ब्लड जो है बैकफ्लो, किसमें, आर्टरीज में। दैट इज वाई आर्टरीज में कोई वैल्व नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कोई वैल्व नहीं देखने को मिलता है। द ओनली एक्सेप्शन इज कि वैल्व कहां देखने को मिलेगा, बेस ऑफ द हार्ट में, यानी कि जो आर्टरी बिल्कुल हार्ट के सामने से जब आर्टरी निकल रहा है तो वहां पे वैल्व देखने को मिलता है, जस्ट टू इंश्योर कि जब हार्ट से ब्लड निकल जाए बाहर आर्टरी के तरफ तो फिर वापस रिटर्न ना आ सके उसी पाथ से हार्ट के अंदर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट मोर थिंग्स। देखो, अब ये आर्टरीज यूजुअली आप अगर देखना चाहो बाहर से कि मेरे हाथ में आर्टरीज कहां दिख रहा है या मेरे बॉडी में आर्टरीज कहां दिख रहा है, तो you'll not be able to see any arteries from the external part of your body। रीजन कि ये आर्टरीज डीप विद इन द मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आर्टरीज ऊपर ऊपर ना होकर के कैसा होता है, अंदर के तरफ प्लेस्ड होता है। समझ रहे हो बात को, आर्टरीज कहां होता है, डीप विद इन द बॉडी होने का चांसेस ज्यादा होता है, जिसके कारण बाहर से अपीयर नहीं होता है। ये भी बात समझ आ रही, वेरी गुड। अब फंक्शन बताया था मैंने ऑलरेडी, ये क्या करता है, अवे फ्रॉम हार्ट जो है वो कैरी करता है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, कहां से कहां, तो हार्ट से दूर वेरियस ऑर्गन्स तक, पूरे बॉडी तक, इवन लंग्स तक। कौन लेकर जाएगा, ये आर्टरीज लेकर जाएगा। जनरली आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन मैं कहूंगा बच्चों कि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ मत जाओ, आप इस कॉन्सेप्ट के साथ जाओ कि आर्टरीज जो है वो अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करता है, जबकि वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात हम लोग तब करेंगे जब डबल सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इस पॉइंट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए। ठीक, जब डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे तब इस पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, इसके अलावा देखो, आर्टरी में जो भी ब्लड फ्लो होता है ना वो पल्सेस में होता है। पल्सेस में कहने का मतलब इम्पल्सेस में, ऐसे ब्लड
समझ रहे हो, ब्लड लगातार कंटिन्यूअसली नहीं फ्लो करता रहता है, बल्कि झटके के साथ फ्लो करता है। एक बार झटका लगा थोड़ा मूव किया, एक बार और झटका लगा और मूव किया, और झटका लगा और मूव किया। रीजन कि उस आर्टरी में जो ब्लड का मूवमेंट हो रहा है बच्चों, वो हार्ट के बीट करने के वजह से हो रहा है, और हार्ट के हर बीट के वजह से हर बार एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है ब्लड का, जिसको आप इंपल्स या कह लो पल्स के फॉर्म में जो है वो फील कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर हियर। यहां तक आपको सारी बातें समझ आ रही? आर्टरीज का स्ट्रक्चर बच्चों, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड। यहां से और आगे बात कर ले, यहां से और आगे बात करेंगे तो अब किसके बारे में बात शुरू होती है? वेन्स के बारे में। कंपेयर करो, देखो आर्टरीज में थिक वॉल्स था, वेन्स में थिन वॉल्स होगा, क्योंकि वेन्स में कंपैरेटिवली ब्लड का प्रेशर कैसा होता है? लो होता है, ठीक है। और लो होने का रीजन क्योंकि वेन्स जो है वो कर क्या रहा है? ब्लड को वापस लेकर जा रहा है हार्ट के तरफ। तो हार्ट का प्रेशर जिस एरिया में कम होगा, उधर ही ना ब्लड वापस जा करके एंटर करेगा, जिसके कारण ओवरऑल जो ब्लड में प्रेशर दिखने को मिलता है किसमें? वेन्स में, वो कैसा होता है? कम होता है, जिसके कारण ये वॉल, वेन्स का वॉल थिनर हो गया, ज्यादा मोटा वॉल्स का जरूरत नहीं है इसको। इसके अलावा लेस मस्क्यूलर होता है, और इलास्टिक स्ट्रक्चर भी इसका कम होता है, यानी इलास्टिसिटी भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है ब्लड का। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। चलो वेरी गुड। आगे इनका ल्यूमेन भी कैसा होता है? वाइडर। ल्यूमेन कैसा होता है? वाइडर ल्यूमेन, यानी कि डायमीटर ज्यादा होता है इसके ट्यूब का, ठीक है, इसके ट्यूब का डायमीटर ज्यादा होता है। फॉर कंपैरिजन में अगर बताऊं, सपोज करो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमारा जो है वो, देखो कंपैरेटिवली अगर देखोगे, मान लो ये वाला जो है ये ल्यूमेन है किसका? ये ल्यूमेन है आर्टरी का। और यहाँ देखो नीचे ये ल्यूमेन किसका दिख रहा है? ये ल्यूमेन दिख रहा है आपको वेन का। तो देखो आर्टरी का ल्यूमेन कैसा कम जो है वो दिख रहा है, और वेन का ल्यूमेन ज्यादा दिख रहा है। और अगर डायमीटर आप देखना चाहो तो देखो, ये अगर डायमीटर को मैं मार्क करता हूं तो क्लियरली आपको दिख रहा है, क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट D1 which is the diameter of artery, और D2 जो कि है डायमीटर ऑफ ल्यूमेन ऑफ वेन। तो इसमें रिलेशन क्या दिख रहा है कि D1 जो है वो छोटा है और D2 जो है वो बड़ा है। इतना तो बहुत आसानी से याद रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करें तो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम है, तो देयर आर चांसेस कि जब ब्लड जो है वो वेन में आगे 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 बढ़ रहा था, तो वैसे केस में, हाँ, तो देयर आर चांसेस कि जब ब्लड जो है वो वेन में आगे 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 बढ़ रहा था, तो वैसे केस में चांसेस क्या था कि वो ब्लड लो प्रेशर के कारण शायद बैकफ्लो कर जाए, क्योंकि प्रेशर तो कम है, एक डायरेक्शन में चलते रहे, इसका क्या गारंटी है। अब ब्लड का बैकफ्लो यहाँ होने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन होता नहीं है बैकफ्लो। रीजन, इसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों अब इन वेन्स में क्या देखने को मिलता है? वेल्व्स। क्या देखने को मिलता है? वेल्व्स। लेट मी जस्ट ड्रॉ देम। मान लो कि ये एक वेल्व है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये क्या है? एक वेल्व है, वाल्व है। अब इसके वजह से होगा क्या? जब ब्लड इधर से इधर मूव करना चाहेगा तो ये तो अलाउ कर देगा, क्योंकि देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वी वो इधर की ओर है, जिसके वजह से जब मूवमेंट एक डायरेक्शन में होना चाहेगा तो ये तो अलाउ करेगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में गलती से अगर प्रेशर अप्लाई हो गया, अगर अपोजिट डायरेक्शन में गलती से प्रेशर अप्लाई हो, ब्लड चाहेगा कि मैं पीछे चला जाता हूं, ठीक है। वेट अ मिनट, इसका कलर चेंज कर दूं तो आप समझ पाओगे कि ये मूवमेंट ऑफ ब्लड की बात हो रही है। देखो ब्लड जब इधर से इधर जा रहा है तब तो सही है भाई, ये वेल्व अलाउ कर रहा है इसको, ठीक, लो प्रेशर के बावजूद भी बोल रहा है अच्छा ठीक है जाओ 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 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही ब्लड चाहेगा कि लो प्रेशर ही तो है, मैं तो पीछे भी जा सकता हूं, तो ब्लड जब पीछे जाना चाहेगा तो अब ये वेल्व का स्ट्रक्चर इसको अलाउ नहीं करेगा बैक फ्लो करने के लिए। और इसी वजह से हमें क्या दिखता है? वेन्स में वेल्व का प्रेजेंस दिखता है, जबकि आर्टरीज में नहीं दिखता है। ये बात समझ आ रही? आ रही है बात समझ? ओके चलो वेरी गुड। आगे बात करें, आप ऑफन देखोगे ऐसा कि जो वेन्स है बच्चों, वो आपको ना ऐसे बाहर बाहर से नजर आ जाता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं, आई डोंट नो कि यू विल बी एबल टू सी और नॉट, चलो इस हाथ में दिखना चाहिए। तो आप देखोगे अपने हैंड्स में अगर, तो आपको ना यहाँ ऊपर में ऐसा ट्यूबुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नजर आएगा, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बेसिकली ब्लड वेसल्स ही है ना। आम भाषा में लोग कई बार नस बोल देते हैं, नस मतलब नर्व्स होता है, ठीक है। और ये नस या नर्व्स नहीं है, ये ब्लड वेसल्स है जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपके हैंड में या कहीं दिखता है। और
ऐसा इसलिए है, ये दिख इसलिए रहा है क्योंकि ये वेन्स राइट अंडरनीथ द स्किन होता है, ठीक है, यानी कह लो तो बॉडी के अपर लेयर के तरफ होता है। और जो वेन्स ऊपर से नजर आता है उसे कहते हैं सुपरफिशियल वेन। क्या कहते हैं? सुपरफिशियल वेन्स। तो वेन्स सुपरफिशियल इन नेचर होता है मोस्टली, जिसके कारण आप अपने बॉडी के बाहर से भी वेन्स का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हो। यूजुअली आपको ब्लूइश ग्रीन लाइंस जो है वो नजर आएगा अपने हैंड में, अपने लेग्स में, क्योंकि वहीं पे सबसे कम अमाउंट ऑफ फैट होता है। आपको ये वेन्स जो है वो कभी आपके पेट में नहीं नजर आने वाला है यूजुअली, क्योंकि उधर फैट का लेयर ज्यादा होता है। तो जहां फैट कम होता है वहां बहुत इजीली ऑब्जर्व होगा। जैसे मैं देखो पतला दुबला सा इंसान हूं, तो वैसे केस में मेरे हाथ में वेन्स बहुत इजीली दिख जाता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में फैट का अमाउंट ज्यादा होगा तो शायद इतने आसानी से ना दिखे आपका वेन्स, ठीक। और एक और बात भाई, अगर आप अभी बहुत छोटे हो, आप बच्चे हो, तो आपका वेन्स अभी बहुत ज्यादा थिक नहीं होगा, जिसके कारण शायद आप अपना वेन्स नहीं देख पाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिखेगा ही नहीं, लेकिन वो चांसेस है कि शायद अभी आपको ना दिखे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो बहुत अच्छे से दिखने लगेगा, ठीक है। चलो आगे बात करें। अब वेन का भाई फंक्शन क्या है? ये जो है टुवर्ड्स द हार्ट लेकर जाता है ब्लड को, ये तो हमने ऑलरेडी बात करी। और मैंने कहा था जैसे कि ये दूसरा वाला पॉइंट जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला है वो हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ये कब डिस्कस करेंगे? जब डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो ठीक है, यहां से आगे बढ़े तो व्हाट डू वी हैव? ब्लड जो है वो यहाँ पर कैसे फ्लो हो रहा है? लो प्रेशर में फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर आपको पल्स जो है वो नहीं फील होगा। लाइक ये मेरा वेन है, मैं इस वेन पे अगर अपना फिंगर रखता हूं तो मुझे यहाँ पर, इससे भी तो ब्लड फ्लो हो रहा है ना भाई, इस लकीर से, मेरे वेन से, मैं इसमें अपने फिंगर को रखता हूं अगर, तो तब मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा इंपल्स फील नहीं होता है। रीजन, यहां से जो ब्लड फ्लो हो रहा है बच्चों, वो कैसे हो रहा है? वो काफी धीरे धीरे और बिना किसी इंपल्स के कम प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है। अब आप कहोगे सर जब मैं यहाँ पे रखता हूं, देखो यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपको आपका इंपल्सेस फील होने लगेगा। अब वो इंपल्सेस आपको वेन्स में नहीं फील हो रहा है बच्चों, वो किस में फील हो रहा है? आर्टरीज में, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे आर्टरीज भी, यहाँ मसल्स का लेयर कम होता है, जिसके कारण आर्टरीज भी थोड़ा क्लोज टू सरफेस होता है, भले ही दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ हाथ रखोगे तो आपको आपका इंपल्स मिलेगा। और वो इंपल्स किस में मिल रहा है? आर्टरीज में मिल रहा है, वेन्स में नहीं मिल रहा है। समझ आ रही बात? यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो वेरी गुड, यहां तक बात समझ पा रहे हो तो यू हैव वेल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन्स एज वेल एज द आर्टरीज। अब जरा बात करें इन दोनों के बीच के कनेक्टिंग लिंक के बारे में, जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं हम? कैपिलरीज। चलो कैपिलरीज के बारे में बात शुरू करते हैं। अब ये कैपिलरीज वेन्स और आर्टरीज दोनों के कंपैरिजन में ही थिनेस्ट होता है, यानी सबसे पतला पतला जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होगा वो कैपिलरीज होता है। इतना थिन होता है कि इसका जो वॉल्स होता है कैपिलरीज का, वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेल थिक होता है, ठीक। और जो सेल्स इसके वॉल को बनाता है उसे हम कहते हैं इंडोथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं? इंडोथेलियल सेल्स। और ये इंडोथेलियल सेल्स सिर्फ एक सेल के लेयर से पूरा जो वॉल्स है कैपिलरीज का वो बना देता है। अब ऐसा क्यों भाई कि कैपिलरीज का वॉल सिर्फ जो है वो एक सेल का ही हुआ? रीजन है क्योंकि एग्जैक्टली ब्लड फ्लो तो वेन से भी करता है, आर्टरी से भी करता है, कैपिलरीज से भी करता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कैपिलरीज ही वो स्ट्रक्चर है जहां से एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। यानी ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर दौड़ रहा था, उसे जब उसे किसी सेल को या टिश्यू को देना रहेगा तो वो कहां से देगा? तो कैपिलरीज के थ्रू वो चीज जो है डिफ्यूज होकर बाहर निकलेगा। अब इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कैपिलरीज का जो वॉल है वो थिन इनफ हो कि इजिली अलाउ करे मटेरियल्स को टू पास थ्रू इट, सो दैट जो काम की चीजें हैं वो ब्लड से रिलीज होकर पहुंचे टिश्यूज तक। एंड जस्ट इसका अपोजिट जो वेस्ट मटेरियल्स है लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सेल्स से निकल कर कहां आए? कैपिलरीज के पास आए। अब ये बेसिक बात पहले समझ आ रही? यहां तक तो बात समझ आ रही? चलो वेरी गुड। इनका जो ल्यूमेन होगा वो भी क्या होगा? एक्सट्रीमली थिन होगा, बहुत कम डायमीटर देखने को मिलेगा इनका। और इनका जो नेटवर्क होता है, देखो पूरा का पूरा कैपिलरीज जो है वो एक वास्ट नेटवर्क बनाता है। अभी आपने देखा था इसी वाले डायग्राम में, जहां मैंने देखा कि जब हम लोग वेन्स और आर्टरीज ड्रॉ कर रहे थे वो तो ठीक है, सिंपल सिंपल हमने ड्रॉ कर दिया, हालांकि नेटवर्क इसका भी होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो हमारा कैपिलरीज है इसका जो नेटवर्क है वो बहुत डेंस होता है। और इसके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी बेड्स। क्या कहते हैं इसको? कैपिलरी बेड्स कहकर
पुकारते हैं। यहां तक बात समझ आ रही? इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिलरी बेड्स कहते हैं, जो कि आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। अभी हमने डायग्राम में भी देखा थोड़ी देर पहले। और फंक्शन क्या है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका फंक्शन क्या है भाई। ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एग्जैक्टली यहीं से होता है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। O2 यहीं से रिलीज होगा, टिश्यूज के पास जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से यहीं पर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा, यानी कैपिलरीज के अंदर मूव इन कर जाएगा, जिससे कि ब्लड में रिसीव हो जाएगा और बाद में ये कैपिलरीज इसको आगे लेकर चला जाएगा मेजर ब्लड वेसल्स में। चलो बहुत अच्छे। और न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन्स हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, ये सब ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज कहां पर देखने को मिलता है? ये सब सारा एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है थ्रू द कैपिलरीज इटसेल्फ। चलो वेरी गुड। अब जरा कुछ यूनिक रोल्स देख लें हम लोग। क्या देख लें? कुछ यूनिक रोल्स देख लें कि क्या क्या रोल जो है वो कैपिलरीज इसके अलावा करता है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया। अब जरा एक स्पेशल चीज बात करते हैं, ठीक है? ये तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ब्लड मूव कर रहा है ना यहाँ कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज के अंदर, तो ब्लड का एक जो है काम तो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करना है। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है बच्चों, ये इन्हीं कैपिलरीज से स्क्वीज आउट होकर टिश्यूज तक पहुंचता है और वहां जाकर इंफेक्शंस को फाइट करता है। ये जो मूवमेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स का फ्रॉम द कैपिलरीज टू आउटसाइड, इसी को कहते हैं हम लोग डायपेडेसिस। क्या कहते हैं? डायपेडेसिस कहकर बुलाते हैं, जिसमें कि क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो मूव आउट करता है, स्क्वीज आउट होता है कैपिलरीज से, ताकि डिफरेंट टिश्यूज जहां पर उन्हें इंफेक्शन से फाइट करने जाना है वहां तक पहुंच पाए। ये चीज क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। एंड लास्टली एक लास्ट पॉइंट बात करेंगे और उसके बाद अभी एक और चीज एडिशनल हम लोग बात करने वाले हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ऑक्सीजन का काम, फूड का काम तो सेल या टिश्यू के पास है, तो क्या हर सेल या हर टिश्यूज तक एक एक कैपिलरी इंडिविजुअली जाकर चीजों को पहुंचाता है? हाँ या ना? इसका जवाब अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। थोड़ा लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। और वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल बना रहना बहुत जरूरी है, तभी हमारा बॉडी सही से काम करता रहेगा एंड वी विल रिमेन अलाइव। अब ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करने के पीछे किसका हाथ है? कैपिलरीज का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करके रखता है? तो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन यही कर रहा है, मूवमेंट ऑफ ब्लड को यही अलाउ कर रहा है टू मूव आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स टुवर्ड्स द सेल्स और टिश्यूज एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी चीजों की वजह से ये इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखने के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक, अब उस सवाल पर आते हैं जो मैंने अभी आपसे पूछा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स तक ही डिस्कस करके छोड़ देंगे, ठीक है? हार्ट के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, सो दैट आवर लेक्चर बिकम्स इजी। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट हमने ब्लड को डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लड वेसल्स, जो कि अभी हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। और थर्ड लेक्चर में हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक, चलो आओ जरा देखें जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। अब क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था कि क्या, सपोज करो ये एक कैपिलरी, ये दूसरा कैपिलरी को किसी और कलर से ड्रॉ कर दूं भाई। चलो कैपिलरीज को येलो ड्रॉ करता हूं मैं, या रेड ड्रॉ करता हूं, ताकि पता चले कि हाँ इसमें ब्लड है। ठीक, सपोज करो ये पूरा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है और मुझे मालूम है कि ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आगे चल के जो है वो फिर से रीजॉइन होगा और वेन बना देगा। तो अभी उस पर बात नहीं है हमारा, ठीक, लेकिन स्टिल स्ट्रक्चर तो पूरा ड्रॉ करना जरूरी है। ये हमारा कैपिलरी बेड है, ठीक, और इस कैपिलरी बेड के आसपास चलो मैं कुछ सेल्स ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है? तो जैसा मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि क्या कैपिलरीज से यानी कि क्या इंडिविजुअली एक एक कैपिलरी हर एक सेल तक पहुंचता है और वहां पर रिलीज करता है सब्सटेंसेस को? तो नहीं। देखो एग्जैक्टली कैपिलरीज और सेल
के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट किसके मदद से होता है? तो इनके बीच में एक और सब्सटेंस होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। बेसिकली वो स्पेस जो टिश्यूज या सेल्स और कैपिलरीज के बीच में होता है, वो भरा हुआ होता है किससे? वो भरा हुआ होता है किससे? वो भरा हुआ होता है टिश्यू फ्लूइड से। चलो ये व्हाइट से मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये व्हाइट से मैं ड्रॉ कर देता हूं क्या? टिश्यू फ्लूइड। ये किससे भरा हुआ है? टिश्यू फ्लूइड से भरा हुआ, ऑल थ्रू आउट द स्पेस। अब होता क्या है, जब भी किसी चीज को, सेल को ब्लड में ट्रांसफर करना रहता है, या ब्लड को या ब्लड वेसल्स को सेल में ट्रांसफर करना रहता है, तो एग्जैक्टली जो मीडियम है वो कैसे चलता है? सबसे पहले तो कैपिलरीज से चीजें मूव होती है टिश्यू फ्लूइड में, और फिर उस टिश्यू फ्लूइड से मूवमेंट हो जाता है कहां? उन सब्सटेंसेस का सेल्स या टिश्यूज के पास। और अगर इसका उल्टा होना रहा, सपोज करो सेल्स या टिश्यूज से किसी चीज को ब्लड वेसल्स या ब्लड में जाना है, तो वैसे केस में सेल्स और टिश्यूज से भी वो पहले जाता है कहां? टिश्यू फ्लूइड में, जो कि इंटरमीडिएट का काम करता है बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड आर सेल्स एंड टिश्यूज। टिश्यू फ्लूइड में जाता है और फिर वहां से ये पहुंचता है कहां? कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में पहुंच गया यानी कि बच्चों कहां पहुंच गया? ब्लड वेसल्स में पहुंच गया, या कह लो ब्लड में पहुंच गया। तो आई होप कि ये दोनों बात भी आपको समझ में आया होगा, यानी कि कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, सीधा सीधा कैपिलरी हर एक सेल या हर एक टिश्यू तक नहीं पहुंचा है, बल्कि कैपिलरीज और सेल्स या टिश्यूज के बीच में एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं एज टिश्यू फ्लूइड। और वो टिश्यू फ्लूइड acts as a medium of exchange between the blood vessels and our cells or tissues। अब आपको ये समझ आ गया कि भाई वेन्स क्या है, आपको ये समझ आ गया आर्टरीज क्या है, आपको ये समझ आ गया कैपिलरीज क्या है, और अब आपको ये भी मालूम है कि एग्जैक्टली इन सारे चीजों के बीच में और सेल्स, टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के बीच में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है। So this was your concept regarding the blood vessels। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में we will discuss the heart and its function along with the double circulation, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। So this was your lecture for today's class and I hope कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। एंड मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे बाय स्टडिंग अबाउट द हार्ट एंड इट्स फंक्शन।